So first question, what essential service does an OS provides and how do they enhance user experience and system performance? Illustrate each service with real world example. So क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना हम लोग एक OS की डेफिनेशन लिख लेंगे. वो क्या? An operating system is a software with variety of essential service that bridge the gaps between hardware and user. इसका मतलब क्या हुआ? OS जो है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है एंड ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र. ठीक है, ये कुछ सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट का काम क्या है कि कौन से टाइम पे कौन सा प्रोसेस क्रिएट होगा, शेड्यूल होगा एंड टर्मिनेट होगा. ये जितना भी प्रोसेस है ये आएगा प्रोसेस मैनेजमेंट में. अब इसका काम क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि आप जो मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर रहे हो ना, वो स्मूथली रन हो एंड कोई क्रैशेज या स्लो डाउन ना हो. अब इसका एग्जाम्पल क्या है, आप समझो ब्राउजिंग कर रहे हो एज वेल एज बैकग्राउंड में म्यूजिक सुन रहे हो. सो ये जो टास्क है पैरेलली होने चाहिए, ये काम है प्रोसेस मैनेजमेंट का. नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट. इसमें क्या होता है ना, ये चेक करता है कि कौन से प्रोग्राम को हमें रैम में स्पेस अलोकेट करनी है या डी अलोकेट करनी है. अगर प्रोग्राम हमारा एंड हो जाता है तो रैम में से जो स्पेस है उसे किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, ये सब आ जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट में. अब इसका एग्जांपल क्या है, जब आप मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर रहे हो एंड उन सब के बीच में आप स्विच कर रहे होते हो, तो वो जो टास्क संभालना है वो काम है इसका मेमोरी मैनेजमेंट का. देन हमारे पास है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट. फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का काम क्या है, आप जब एक कोई PDF वगैरह फाइल क्रिएट करते हो या वर्ड फाइल क्रिएट करते हो, तो ये हार्ड ड्राइव में किस तरीके से स्टोर होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब जो काम है ये है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का. अब इसका एग्जांपल क्या है, यही कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हो एंड देन OS मैनेज करता है कि किस तरीके से हमें इसको SSD या हार्ड ड्राइव में स्टोर करना है. नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट. अब हमारे कंप्यूटर में काफ़ी सारे एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, जैसे कि हो गया प्रिंटर, कीबोर्ड, USB डिवाइसेस जैसे पेन ड्राइव वगैरह. सो इन सबको किस तरीके से मैनेज करना है वो आएगा डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर में. फॉर एग्जांपल, जब आप पहली बार न्यू कंप्यूटर लाते हो और इस पर प्रिंटर प्लग करते हो तो प्रिंटर वर्क नहीं करता है क्योंकि उसमें डिवाइस ड्राइवर नहीं होते. सो आपको डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद प्रिंटर वर्क करता है. सो वो क्यों हो पा रहा है, डिवाइस मैनेजमेंट की वजह से. अब यूज़र इंटरफेस क्या है, ये ना एक तरीका होता है जिसके थ्रू यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है सिस्टम के साथ. अब इसके दो तरीके होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस जो कि प्रिमिटिव है काफ़ी, एंड नेक्स्ट है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो हम लोग अभी करंटली यूज़ कर रहे हैं. GUI में हमें क्या पता है, काफ़ी सारे आइकॉन्स होते हैं कलरफुल वाले. देन टास्क बार हो गया, टास्क मैनेजर हो गया, ये सब GUI में आ जाते हैं. ठीक है. अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे विंडो स्टार्ट मेन्यू हो गया, मैक का डॉक हो गया, मैक OS का डॉक. तो ये सब आ गया हमारा यूज़र इंटरफेस में. देन आ गया हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल. हमारे जो डेटा है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है या सिस्टम रिसोर्सेज को अनऑथराइज एक्सेस से कैसे बचाना है, वो सब आ जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल में. अब इसका एग्जांपल क्या हुआ, जैसे आप विंडोज़ को बूट करते हो, बूट कंप्लीट होने के बाद आपके पास लॉगिन विंडो आता है, तो वो लॉगिन विंडो लाने का काम किसका है, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वर डिज़ाइनिंग अ न्यू OS फॉर ऑटोनमस व्हीकल, विच OS आर्किटेक्चर वुड यू चूज़ एंड वाई. सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट देखनी है कि एक ऑटोनमस व्हीकल की रिक्वायरमेंट क्या होती है उसके OS में. सबसे पहले वो फास्ट रहना चाहिए, सिक्योर रहना चाहिए एंड रिलायबल भी होना चाहिए, एज वेल एज रियल टाइम डिसीजन को भी हैंडल करता आना चाहिए. ठीक है. अब हमारे पास तीन टाइप का आर्किटेक्चर है, मोनोलिथिक, माइक्रो कर्नल एंड लेयर्ड. हमने मोनोलिथिक में पढ़ा था, जितना भी सारा इंपॉर्टेंट डेटा है वो सब एक ही जगह पे रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फास्ट परफॉर्मेंस में मिलती है एज वेल एज एफिशिएंट रिसोर्स हैंडलिंग भी कर सकते हैं. लेकिन सारा डेटा एक जगह है, अगर छोटा सा भी बग आता है ना, उसके से पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है एंड इसको इंडिविजुअली अपडेट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है. देन हमारे पास है माइक्रो कर्नल. माइक्रो कर्नल में हमें क्या पढ़ा था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है दो तीन वही बस कर्नल में, एंड बाकी हमने इसको मॉड्यूल में डिवाइड करके रखा है जो भी इंपॉर्टेंट है बाकी वालों. इसके वजह से क्या होता है, हम हाई सिक्योरिटी एंड फॉल्ट आइसोलेशन मिल रहा होता है, मोर रिलायबल होता है. अगर क्रैश हो भी जाता है कोई इस पार्ट में तो बाकी के मॉड्यूल या फिर कर्नल अफेक्ट नहीं होते. अब इसका कॉन्स क्या है कि थोड़ा सा स्लो होता है मोनोलिथिक से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही. उसके बाद है लेयर्ड. लेयर्ड में हमने पढ़ा था हमारे पास मल्टी लेयर्ड अप्रोच होती है, जिसमें ये जो लेयर है, नीचे वाली लेयर से सर्विस लेती है एंड ऊपर वाली सर्विस को लेयर देती है. इसके से क्या होता है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मिल रहा होता है, डीबग करने में आसानी जाती है हमें एंड मेंटेन करने में भी. अब ये लेयर्ड अप्रोच होने के वजह से ना थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत स्लो हो जाता है, एंड ये एफिशिएंट भी नहीं होता है रियल टाइम टास्क की वजह से. सो
सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं लेस सिक्योर। अब मोनोलिथिक तो है, लेस सिक्योर है, तो ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद ये रियल टाइम में काम में नहीं आने वाला लेयर्ड, तो इसे भी यूज़ नहीं कर सकते। बचता है माइक्रो कर्नल, जो कि रियल टाइम डिसीजन को भी ले सकता है, रिलायबल भी है जैसे हमने देखा। उसके बाद सिक्योर भी है, हाई सिक्योरिटी, एंड एज वेल एज ये ज़्यादा स्लो भी नहीं है, लेकिन बाकी के कंपेयर में फास्ट है, जैसे लेयर्ड के कंपेयर में फास्ट है। सो अब माइक्रो कर्नल ही बेस्ट क्यों है? सबसे पहले रिलायबल। अगर एक पार्ट क्रैश भी होता है ना, तो भी पूरा सिस्टम चलता रहेगा। देन सिक्योरिटी, जैसे ब्रेकिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है, इसको अलग रखेंगे हम लोग म्यूज़िक सिस्टम के इन्फॉर्मेशन से। देन रियल टाइम, माइक्रो कर्नल लाइक QNX आर मेड फॉर क्विक रियल टाइम डिसीजन, ठीक है। देन ईजियर अपडेट्स, अगर आपको कोई एक पार्ट अपडेट भी करना हो ना, तो पूरा सिस्टम शट डाउन किए बिना भी आप अपडेट कर सकते हो। सो ये जो थे सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू माइक्रो कर्नल थे, जिसकी वजह से हम लोग डिज़ाइनिंग ऑफ अ न्यू OS फॉर ऑटोनोमस व्हीकल में हम लोग इसे यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रोसेस इन एन OS, प्रोवाइड रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ व्हेन अ प्रोसेस ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बताना है, प्रोसेस मैनेजमेंट या जो उसका ट्रांजिशन स्टेट है वो किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रोसेस की डेफिनेशन। वो क्या होता है, जब भी कोई प्रोग्राम रनिंग स्टेट में चल जाता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। एंड प्रोसेस ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, जब ये जो प्रोसेस है अलग अलग लाइफ साइकिल के थ्रू होके जाता है, जैसे न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड। सो इस लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट्स होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास न्यू। न्यू का क्या मतलब हुआ, जब भी कोई प्रोसेस जस्ट नया नया क्रिएट हुआ है लेकिन रैम में लोड नहीं हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं न्यू, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे आपने कोई गेम ले लेते GTA नाम का, इस पर आपने क्लिक किया तो उसमें ब्लू कलर का एक सर्कल आता है लोडिंग का। उसका ये मतलब है कि प्रोसेस क्रिएट हो रहा है लेकिन रैम में अभी तक लोड नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रेडी। द प्रोसेस गॉट इन टू रैम एंड वेटिंग फॉर CPU टाइम, मतलब रैम में तो चला गया एंड अब वेट कर रहा है CPU के लिए। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे लोडिंग स्क्रीन आ जाती है गेम की एंड वो लोड हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रनिंग स्टेट। रनिंग में क्या होता है, द प्रोसेस एंटर्स इनटू क्रिटिकल सेक्शन एंड रन्स द प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे ही आप मिशन शुरू करते हो, गेम शुरू हो जाता है, वो हमारा एग्जांपल हो गया रनिंग का। उसके बाद है हमारे पास वेट। यहाँ पर अगर जब आप कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए रुकते हो, उसके से क्या होता है, कुछ टाइम के लिए गेम हॉल्ट हो जाता है, तो उस टाइम को हम लोग उस स्टेट को बोलते हैं वेट स्टेट। अब इसमें क्या आता है एग्जांपल में, यू हैव पॉज द गेम एंड एंटर इन चीट कोड फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। उसके बाद है टर्मिनेटेड, जो कि लास्ट वाली स्टेट है। द प्रोसेस कम्स आउट ऑफ क्रिटिकल सेक्शन एंड गेट्स कंप्लीटेड। अब देखो आपने मिशन कंप्लीट कर लिया एंड गेम को आपने क्विट कर दिया, तो उसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटेड। सो ये था हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट का ट्रांजिशन स्टेट। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू डिटरमिन वेदर सिस्टम इज इन सेफ और अनसेफ स्टेट यूजिंग अ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, या फिर व्हाट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट विद एन एग्जांपल। अब इन दोनों के लिए मैं एक जनरल आंसर बताता हूँ, क्योंकि दोनों का मतलब एट द एंड सेम ही है। RAG स्टैंड्स फॉर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, by which we can graphically represent the process and resource relation। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ना RAG की हेल्प से ग्राफिकली ये बताते हैं कि प्रोसेस को किस तरीके से रिसोर्स एलोकेट हो रहा है, ठीक है। विथ RAG वी कैन चेक वेदर द प्रोसेस आर इन डेडलॉक और नॉट। अब जब डेडलॉक अकर होता है, तो उसके थ्रू हम लोग वो ग्राफ के थ्रू देख के बता सकते हैं कि कहाँ डेडलॉक अकर हो रहा है, क्यों हो रहा है। एंड ऑल्सो इफ़ द प्रोसेस आर इन सर्कुलर वेट लिस्ट, वी कैन ऑल्सो गेट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। अब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है G=BE, जहाँ V मतलब होता है वर्टाइसेस एंड E मतलब होता है एजेस, ठीक है। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है प्रोसेस, इट शोज विच प्रोसेस आर आस्किंग फॉर वॉट रिसोर्सेज, ठीक है। प्रोसेस को हम लोग डिनोट करते हैं P से एंड सर्कुलर में ऐसे कवर्ड रहता है। उसके बाद है रिसोर्सेज, इट रिप्रेजेंट इन अ स्क्वायर बॉक्स एंड रिप्रेजेंट रिसोर्स विच आर इन प्रेजेंट, ठीक है। जैसे कि हमारा R1 हो गया, ये एक रिसोर्स है, इसे हम लोग स्क्वायर बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। देन वर्टेक्स एजेस, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसेस एंड रिसोर्सेज। अब इसमें ना हमारा दो टाइप के वर्टेक्स होते हैं। अगर हमारा वर्टेक्स कुछ इस तरीके का है,
जो रिसोर्स से होते हुए प्रोसेस के टुवर्ड्स जा रहा है, सो इसे हम लोग बोलते हैं एलोकेटेड। एंड अगर कोई प्रोसेस से होते हुए रिसोर्स के टुवर्ड्स जा रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग रिक्वेस्ट। ठीक है, अब हमारे पास होते हैं वर्टाइसेस। अब जो प्रोसेस है एंड रिसोर्स है, इसे हम लोग वर्टाइसेस बोलते हैं। ठीक है, इसके हमारे पास अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले सिंगल इंस्टेंस आ रही है। इसका मतलब क्या होता है, जब हमारे पास कोई रिसोर्स है, उसमें एक सिंगल डॉट है, इसका ये मतलब होता है कि एट ए टाइम ये एक ही प्रोसेस को एंटरटेन कर सकता है। सो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं सिंगल इंस्टेंस। देन होता है मल्टी इंस्टेंस। जब हमारे पास कोई रिसोर्सेज में टू या उससे ज़्यादा डॉट्स है, इसका ये मतलब होता है कि एट ए टाइम ये टू या उससे ज़्यादा प्रोसेसेस को हैंडल कर सकता है। सो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब ये जो केस है, ये है डेडलॉक वाला केस, एंड ये जो है नॉट डेडलॉक वाला केस है। ये डेडलॉक क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं R1 जो है P1 को एलोकेटेड है लेकिन वेट कर रहा है R2 के लिए। R2 जो है P2 का एलोकेटेड है लेकिन ये वेट कर रहा है R1 के लिए। अब हो क्या रहा है, R2 जो है P1 को नहीं मिल रहा, R1 जो है P2 को नहीं मिल रहा, जिसका से यहाँ सर्कुलर वेट लिस्ट फॉर्म हो गई है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। जिसकी वजह से ना यहाँ डेडलॉक अकर हो गया, एंड डेडलॉक अकर होने की वजह से ना ही प्रोसेस P1 रन हो रहा है, ना ही प्रोसेस P2 रन हो रहा है। अब हम लोग एक सेफ स्टेट का केस देखेंगे। यहाँ जो प्रोसेस P1 है, ये R2 को मांग रहा है, लेकिन R1 जो पहले से अलॉकेटेड है P2 को। सो हम लोग सबसे पहले P2 को रन करा के फ्री करा देंगे, इसके साथ हमारा R1 जो है ये फ्री हो जाएगा। अब R1 जब फ्री हो जाएगा ना, तब क्या होगा, ये अलॉकेट हो जाएगा P1 को। R2 भी अलॉकेटेड हो गया P1 को, R1 भी हो गया P1 को, जिसके से P1 भी रन हो जाएगा। सो ये जो केस था हमारा सेफ स्टेट का केस था, जहाँ डेडलॉक अकर नहीं हो रहा है। सो ये था हमारा क्वेश्चन ऑन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट विद एन एग्जांपल। एज वेल एज इसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि सेफ स्टेट एंड अनसेफ स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेलवे नेटवर्क हैज़ टू ट्रेन्स ऑन इंटरसेक्टिंग ट्रैक्स। ठीक है, इफ बोथ नीड्स द सेम ट्रैक सेक्शन एंड वेट फॉर ईच अदर टू मूव, एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ डेडलॉक। अब इसमें हमें क्या बता रहा है, हमारे पास ना ये इंटरसेक्शन होने वाले दो ट्रैक्स है। ठीक है, इसमें सबसे पहले ट्रैक पे है ट्रेन ए, सेकेंड वाले ट्रैक पे ट्रेन बी। ठीक है, इन अ रेलवे नेटवर्क अ डेडलॉक कैन अकर व्हेन टू ट्रेन्स आर ऑन इंटरसेक्टिंग ट्रैक, जैसे हमने यहाँ देखा इंटरसेक्शन है, एंड बोथ नीड्स टू एक्सेस अ कॉमन ट्रैक सेक्शन, जो कि ये वाला ही सेक्शन है। अब इसमें क्या हो रहा है, ट्रेन ए जो है ट्रैक 1 पे है, जो कि है ये, एंड इसको मूव करना है ट्रैक 2 पे, मतलब यहाँ पर। ट्रेन बी जो है ट्रैक 2 पे, मतलब यहाँ, एंड इसको मूव पे करना है ट्रैक 1 पे, मतलब यहाँ। ठीक है, बोथ ट्रेन्स आर वेटिंग फॉर द अदर्स टू वैकेट द ट्रैक सेक्शन दे नीड। ठीक है, अभी दोनों ट्रेन ना एक्चुअली यहीं पे वेट कर रही है, आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन ए वेट कर रहा है कि ट्रेन बी आगे जाएगा, ट्रेन बी वेट कर रहा है कि ट्रेन ए आगे जाएगा। अब इस सिचुएशन की वजह से ना डेडलॉक अकर हो गया, बिकॉज नन ऑफ द ट्रेन्स कैन मूव फॉरवर्ड एंड द सिस्टम इज स्टक। इट अकर्स ड्यू टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द फोर नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। अब फोर नेसेसरी कंडीशन क्या है, सबसे पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। द ट्रैक सेक्शन कैन बी ऑक्यूपाइड बाय ओनली वन ट्रेन एट अ टाइम। ठीक है, उसके बाद है होल्ड एंड वेट। ईच ट्रेन इज होल्डिंग इट्स करंट ट्रैक एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट टू बी फ्री। मतलब यार ट्रेन ए जो है, इसने पकड़ के तो रखा है कि वो यहीं पे रहेगा, एज वेल एज वो वेट कर रहा है कि ये जो ट्रैक 2 है ये भी फ्री हो जाए। उसके बाद है नो प्रीएम्पशन। अ ट्रेन कैनॉट बी फोर्स टू लीव द ट्रैक इट्स करंटली ऑन। ठीक है, उसके बाद है सर्कुलर वेट लिस्ट। ट्रेन ए इज़ वेटिंग फॉर ट्रेन बी ट्रैक एंड ट्रेन बी इज़ वेटिंग फॉर ट्रेन इस ट्रैक, फॉर्मिंग अ सर्कुलर चेन। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से रेलवे नेटवर्क में चारों कंडीशन हम सेटिस्फाई होते दिख रही है, जिसके से डेडलॉक अकर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट फिट क्या होता है। एलोकेट्स द फर्स्ट अवेलेबल मेमोरी ब्लॉक दैट इज लार्ज इनफ फॉर द प्रोसेस एंड फास्टेस्ट अमंग ऑल थ्री। ठीक है, अज्यूम करते हैं हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको चाहिए 2 MB का मेमोरी ब्लॉक। अब फर्स्ट फिट में क्या होगा ना, स्टार्टिंग से हम लोग आइट्रेट कराएंगे, चेक करेंगे ब्लॉक में फिट हो रहा है नहीं। 1 में आइट्रेट किया तो ये देख सकते हैं 1 छोटा है, तो यहाँ पर तो ब्लॉक हमारा फिट नहीं होगा, मतलब ये प्रोसेस फिट नहीं होगा। देन हम लोग चेक करेंगे 3, हाँ 3 बड़ा है इसके लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस को यहाँ पर फिट करा देंगे। तो जब ये प्रोसेस फिट हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट फिट, क्योंकि बाकी के नीचे जो ब्लॉक्स है इसमें भी फिट हो सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही फिट करा दिया, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट फिट। नेक्स्ट है बेस्ट फिट। एलोकेट द स्मॉलेस्ट ब्लॉक दैट इज जस्ट लार्ज इनफ टू फिट द प्रोसेस।
ट्राइज टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ठीक है, वापस से प्रोसेस है हमारे पास 2 MB का, हम लोग साथ में सब आइट्रेट कराएंगे, 1 में भी जाएंगे, 3 में भी जाएंगे, 2 में भी जाएंगे एंड 4 में भी जाएंगे, एंड चेक करेंगे कि इसमें से सबसे छोटा मतलब जहाँ सबसे कम वेस्टेज होगा ना, हम वहाँ इसको अलोकेट करेंगे। सो प्रोसेस उसको चाहिए 2 MB, तो हम लोग क्या करेंगे 2 MB वाले ब्लॉक में फिट करेंगे। तो इसके से क्या होगा ना, यहाँ पर ज़ीरो फ्रैगमेंटेशन होगा, हमारा ज़ीरो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, वॉश फिट एलोकेट्स मेमोरी फ्रॉम द लार्जेस्ट अवेलेबल ब्लॉक, ट्राइज टू लीव द लार्जेस्ट लेफ्ट ओवर स्पेस टू रिड्यूस फ्रैगमेंटेशन। अब इसमें क्या होगा ना, ये जो 2 MB है ना डायरेक्ट 4 MB पे चले जाएगा। इसके से क्या होगा, 2 MB का हमारे इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ऑल थ्री। तो ये था हमारा फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फ्रैगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। अब क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम तो देख लेते हैं कि ये होता कैसे। यहाँ पर मेरे पास एक मेमोरी है जिसे मैंने डिवाइड कर लिया 1, 3, 4 और 8 MB के ब्लॉक में, एंड हमें चाहिए एक प्रोसेस है जिसका साइज़ है 2 MB, मतलब रिक्वायरमेंट है 2 MB। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अलोकेट कर रहा हूँ 3 MB वाले ब्लॉक में। ठीक है, सो इसमें हमारे पास कितना है, 3 MB है, अलोकेट कितना हुआ 2 MB। तो जो बचा हुआ 1 MB है ना, इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, ये हो गया वेस्ट। सो जब हम लोग मेमोरी वेस्टेज ब्लॉक के अंदर में हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, अब मेरे पास एक कोई दूसरा प्रोसेस आता है, रिक्वायरमेंट है 3 MB, लेकिन यहाँ ना 3 MB के सारे ब्लॉक्स फुल है। ठीक है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं 1 और 2 MB के ब्लॉक फ्री है। प्रैक्टिकल देखा जाए सो इसको हमारे पास कितना फ्री है, 3 MB फ्री है। हम लोग अलोकेट कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस फैशन में ना होने की वजह से इसे अलोकेट नहीं कर पा रहे। सो ये जो बाहर की वेस्टेज है ना, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या है, वेस्टेज स्पेस विद इन एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक, मतलब मेमोरी ब्लॉक के अंदर में जो स्पेस वेस्ट हो रही है उसे हम लोग बोलेंगे इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। अब जब वेस्टेज ना ब्लॉक्स के बाहर में हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, इसका कॉज क्या है, फिक्स साइज मेमोरी ब्लॉक्स आर लार्जर देन द प्रोसेस लीव स्मॉल फ्री स्पेसेस इन मेमोरी। एलोकेशन कैसा होता है, अकर्स इन फिक्स पार्टीशन, यहाँ पर मैंने डायनामिक का मतलब वेरिएबल साइज पार्टीशन का यूज़ किया है मैंने यहाँ, एंड अकर्स इन वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। ठीक है, वेस्टेज स्पेस इनसाइड द एलोकेटेड ब्लॉक, आउटसाइड द एलोकेटेड ब्लॉक। इसका एग्जांपल क्या है, अ प्रोसेस नीड्स 18 KB बट गेट 20 KB एंड 2 KB जो है वो वेस्ट हो गया। 3 फ्री ब्लॉक्स ऑफ 10 KB ईच कांट फिट 25 KB प्रोसेस। क्यों, क्योंकि तीनों अलग अलग है। उसके बाद हमारा सोल्यूशन क्या होता है, हम इसमें डायनेमिक पार्टीशनिंग का यूज़ कर सकते हैं एंड पेजिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉम्पैक्शन का यूज़ करते हैं, पेजिंग या सेगमेंटेशन का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डज कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन डिफर फ्रॉम नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। सबसे पहले इसे एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन वगैरह एंड कंपैरिजन पे हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग केस लेते हैं कंटिन्यूस का। अज्यूम करते हैं हमारे पास एक PDF है जिसका नाम है IO.PDF, इसको मैं 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, हमारे पास 4 ब्लॉक्स हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। एंड जब इन 4 ब्लॉक्स को मैं कंटिन्यूस फैशन में अलोकेट करूँगा ना, जैसे मैं 0 शुरू करता हूँ, 1, 2 एंड 3, ये चारों अलोकेट हो गए, ये कंटिन्यूस फैशन में अलोकेट हुए, मतलब यहाँ से होते हैं यहाँ। तो इस टाइप के अलोकेशन को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस अलोकेशन। अब यही 4 ब्लॉक जब मैं अलग अलग ब्लॉक में स्टोर कर दूंगा, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8। ठीक है, तो ये 2, 4, 7, 8 ये जो डेटा है मैं इसको इंडेक्स ब्लॉक में स्टोर कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, 4 ब्लॉक से चारों को अलग अलग जगह स्टोर करके उनका एड्रेस मैंने एक ब्लॉक पे स्टोर कर दिया, जो कि इंडेक्स ब्लॉक। इसे हम लोग बोलते हैं नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, अब हम लोग डेफिनेशन वगैरह पर ध्यान देंगे। When memory blocks for a particular program is allocated in adjacent manner, one after another, we call it continuous memory allocation, जो कि हमने अभी देखा। When memory blocks for a particular program are allocated in different blocks, scattered manner में होता है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन। ठीक है, the chances of fragmentation are there, internal as well as external।
अब इसमें ना इंटर फ्रैगमेंटेशन की चांसेस तो लेस है, लेकिन एक्सटर्नल हो सकता है क्योंकि हम लोग अलग अलग ब्लॉक में प्लेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई ब्लॉक बड़ा हो कोई ब्लॉक छोटा हो। नो नीड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब है कि डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। यहाँ पर हमें मेटा डेटा क्रिएट करना पड़ रहा है, जैसे हमने यहाँ इंडेक्स ब्लॉक किया जिसके अंदर डेटा है कि हमारा डेटा कहाँ स्टोर है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं मेटा डेटा। ये फास्ट नहीं होता है, फास्ट होता है लेकिन एफिशिएंट नहीं होता उतना। ये जो उतना फास्ट नहीं होता है लेकिन एफिशिएंट होता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा ईजी होता है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्ट होता है। ये जो होता है ये सूटेबल होता है छोटे सिस्टम में जहाँ हमें पता है कि अमाउंटेड डेटा कितना है, एंड ये सूटेबल होता है DBMS जैसे प्लेटफॉर्म के लिए। अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वही लिखा है, एंड यहाँ पर वही लिखा है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज अ 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिफर फ्रॉम सिंगल लेवल वन। ठीक है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं सिंगल और 2 लेवल में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। सो सिंगल लेवल में ना हमारे पास एक रूट डायरेक्टरी होती है एंड इसी में हमारे सारे फाइल्स होती है, ठीक है। लेकिन 2 लेवल में ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हमारे पास रूट डायरेक्टरी होती है एंड इसमें ना यूज़र्स की सब डायरेक्टरीज होती है, ठीक है। ये यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, एंड इसके अंदर हमारे पास रहती है इन सब की फाइल्स। सो इसे हम लोग बोलते हैं 2 लेवल डायरेक्टरी। सबसे पहले हायरार्की हम देखेंगे। ये सिंगल लेवल डायरेक्टरी है तो इसमें 1 डायरेक्टरी ही होती है। इसमें 2 डायरेक्टरी होती है, पहले वाले को रूट बोलते हैं एंड सेकंड वाले को सब डायरेक्टरीज बोलते हैं जो कि यूज़र स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी फाइल्स है वो एक सिंगल डायरेक्टरी में होती है जो कि होता है रूट। इसमें ना हर यूज़र के पास अपनी खुद की डायरेक्टरी होती है, जैसे कि अपने अभी देखा। फाइल नेम कन्फ्लिक्ट इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है, डुप्लीकेट नेम हम लोग नहीं रख सकते। इसमें ना कम होता है क्योंकि हर यूज़र के पास अलग अलग डायरेक्टरी है, तो हर यूज़र की अपनी खुद की सेम नेम की फ़ाइल हो सकती है। देन है यूज़र आइसोलेशन। इसमें कुछ नहीं होता क्योंकि सब फाइल्स एक साथ है। इसमें यूज़र आइसोलेशन होता है क्योंकि सारी फाइल अलग अलग है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बिल्कुल नहीं रहती, इसमें रहती है। स्केलेबिलिटी, इसमें बहुत पुअर स्केलेबिलिटी होता है, हार्ड टू मैनेज लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स। इसमें बेटर होता है क्योंकि हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यूज़र के अकॉर्डिंग। इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है इसका, इसमें काफ़ी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होता है लेकिन इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सो ये था हमारा डिफ्रेंशिएशन बिटवीन सिंगल लेवल डायरेक्टरी एंड 2 लेवल डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ फाइल एक्सेस मेथड टू सिलेक्ट द बेस्ट मेथड फॉर मीडिया स्ट्रीमिंग। ठीक है, अब ये एक्सेस मेथड होता क्या है, ये ना एक टेक्निक है जो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करता है जब हमारे पास जो स्टोर्ड फाइल्स है ना उसे हमें रीड करना है या राइट करना है ऑन स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। अभी हमारे पास 3 टाइप के एक्सेस मेथड्स है। सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड है, डायरेक्ट एक्सेस मेथड है एंड इंडेक्स एक्सेस मेथड है। सिक्वेंशियल क्या होता है, डेटा इज एक्सेस इन अ लीनियर फॉर्म, मतलब स्टार्टिंग टू एंड लीनियर फैशन में हम लोग डेटा को एक्सेस कर रहे होंगे, उसे हम लोग बोलते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस। उसके बाद है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में ना हमारे पास पहले से एड्रेस पता होता है कि यहाँ पर ये फाइल रखिए, वहाँ पर वो फाइल रखिए, तो हम लोग डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। इंडेक्स एक्सेस में क्या होता है, हमारे पास एक पहले से प्री डिफाइंड ब्लॉक होता है जिसमें हम लोग सारा डेटा रखते हैं एड्रेस का, एंड इसमें हम लोग जाके चेक कर सकते हैं कि हमें कहाँ जंप करना है कौन सी फाइल के लिए। तो एक बार इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं डायरेक्ट रैंडम एक्सेस की। डेटा इज एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग एन एड्रेस और पोजीशन लाइक एन एरे, ठीक है। इंडेक्स एक्सेस में क्या होता है, यूजेस एन इंडेक्स टू जंप टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फाइल, ठीक है। इसके यूज केसेस क्या है, सिक्वेंशियल मीडिया स्ट्रीमिंग के लिए यूज होता है, हमें यहीं पे पता चल गया। तो हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस कहाँ यूज़ होता है, डेटाबेस या डिस्क स्टोरेज में। इंडेक्स एक्सेस को हम लोग क्या कहाँ यूज़ करते हैं, लार्ज फाइल विथ क्विक लुकअप, ठीक है। अब हमें पता है यूज़ केसेस समझ में आ गया, सिक्वेंशियल यूज़ करने वाले। तो क्या फैक्टर्स को हम लोग पॉइंट में ले रहे हैं, सबसे पहले स्ट्रीमिंग नेचर। मीडिया दैट इज ऑडियो एंड वीडियो इज प्लेड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, सो लीनियर रीडिंग इज आइडियल, ठीक है। मतलब लीनियर रीडिंग में ही हम लोग जैसे मूवीज़ वगैरह हो गए स्टार्टिंग टू एंड तक देखते हैं, ऐसा नहीं कि बीच बीच में कहीं कूद रहे बिन फालतू के, हम लोग वो नहीं करते। देन है परफॉर्मेंस। सिक्वेंशियल रीडिंग रिड्यूसेस सीक टाइम एज वेल एज बफर ओवरहेड, ठीक है। उसके बाद है बफर एफिशिएंसी, सारा डेटा जो एक साथ बफर में स्टोर हो जाता है, एंड इसके बाद हम लोग सिक्वेंशियली प्ले करते हैं जिसकी वजह से लेटेंसी जो है वो कम हो जाती है। देन है सिंप्लिसिटी, इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी सिंपल है, एज वेल एज जो प्रोसेसिंग ओवरहेड भी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। सो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ फाइल एक्सेस मेथड, जिसके लिए जिसे हम लोग चूज़ करने वाले हैं मीडिया स्ट्रीमिंग के लिए।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो हाउ वी वुड ऑर्गेनाइज अ यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम यूजिंग अ ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहला है लेफ्ट अलाइन मेथड एंड दूसरा है जैसे हम लोग ट्री बनाते हैं नॉर्मल बाइनरी ट्री हो गया जिसमें हमारे पास मल्टीपल चिल्ड्रन है वो वाला। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल वाला देखते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग बना रहे होंगे एक रूट डायरेक्टरी जिसका नाम होगा यूनिवर्सिटी। ये हमारा मेन फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास और दो फोल्डर रहेंगे। उसका नाम होगा सबसे पहले अकेडमिक्स, दूसरा होगा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर। अब अकेडमिक्स में हमारे पास क्या क्या आएगा, पहले आएगा इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे पास अलग अलग इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। जैसे कि एक आ गया इलेक्ट्रिकल वाला इंस्टीट्यूट, दूसरा आ गया कंप्यूटिंग वाला, ठीक है। अब कंप्यूटिंग वाले में भी हमारे पास क्या होंगे, बैचेज होंगे। जैसे हो गया 2025 का एक बैच हो गया, 2026 का एक बैच हो गया। इसमें ना हमारे पास अब अलग अलग फोल्डर्स हो गए। सबसे पहला होगा हमारे पास डिवीजन का, हो सकता है कोई डिवीजन 1 से हो, डिवीजन 2 का एक बैच होगा, डिवीजन 3 का एक बैच होगा। अब इसमें हम लोग के पास हो गए एनरोलमेंट वाइज फोल्डर्स, ठीक है। सो हो सकता है किसी का एनरोलमेंट हो ABCD एंड इसमें होगी उसकी पर्सनल फाइल्स। जैसे कि सबसे पहले होगा profile.txt जिसमें उसकी प्रोफाइल के बारे में सब कुछ लिखा होगा। उसके बाद होगा grade.csv एंड आखिरी में होगा एक्स्ट्रा के जो भी फाइल्स है MISC, ठीक है। सबसे पहला तरीका तो ये हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर में भी हम लोग कुछ ऐड कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग डालेंगे एडमिशन इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर रजिस्ट्रार से कुछ है तो वो भी डाल देंगे। किसी को फाइनेंशियल एड मिल रही है तो उसके लिए एक अलग फोल्डर बना देंगे। सो ये हो गया जिसे हम लोग बाइनरी ट्री बनाते हैं विथ मल्टीपल चिल्ड्रन, ये वो वाला फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग लेफ्ट अलाइन फॉर्मेट देखेंगे। सो लेफ्ट अलाइन फॉर्मेट में पहले देख सकते हैं मैंने एक यूनिवर्सिटी नाम का फोल्डर बनाया है जिसके अंदर हमारे पास दो फोल्डर है, एक इंस्टीट्यूट नाम से एंड उसके बाद है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर नाम से। इंस्टीट्यूट में मैंने दो इंस्टीट्यूट डाले। सबसे पहला कंप्यूटिंग इंस्टीट्यूट, दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। कंप्यूटिंग इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे पास एक और फोल्डर है जिसमें हमारे पास है बैचेस। 2025 का एक बैच है, 2026 का एक बैच है। 25 वाले में हमारे पास ये एनरोलमेंट नंबर है जिसमें उसकी डेटा है profile.txt, grade.csv एंड मिसलेनियस जो भी फाइल्स है वो। उसके बाद कोई सेकंड स्टूडेंट है जिसका ये एनरोलमेंट आईडी है, आखिरी में UI लगा हुआ है, मतलब कोई और स्टूडेंट है, उसके पास भी ये सेम इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर डॉट डॉट रिप्रेजेंट किया, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी अवेलेबल है। सेम यहाँ पर भी डॉट डॉट है, मतलब ये जितना भी इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पर भी अवेलेबल होगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर एक फोल्डर है जिसका नाम है एडमिशन, एक और फोल्डर है जिसका नाम है रजिस्ट्रार, एक और फोल्डर है जिसका है फाइनेंशियल एड एंड आखिरी में ग्रेजुएशन डिटेल। सो हम लोग इस तरीके से हमारा कुछ जो यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर स्ट्रक्चर है ये बना सकते हैं। ये पूरी शायद आपको दिख नहीं रही होगी वीडियो में, तो मैं इसका एक प्रॉपर फोटो वीडियो के एंड में मैं स्टिक कर दूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है वी हैव 3 प्रोसेसेस विद रिस्पेक्टिव अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। द टाइम क्वांटम इज 4 मिलीसेकंड। जो टाइम क्वांटम दिया है वो है 4 मिलीसेकंड। हमारे पास 3 प्रोसेस है P1, P2, P3 जिनका अराइवल टाइम है 0, 2, 4 रिस्पेक्टिवली एंड बर्स्ट टाइम है 9, 4, 7 रिस्पेक्टिवली। हमें इसमें राउंड रॉबिन का यूज़ करके हमें गैंट चार्ट पहले क्रिएट करना है, उसके बाद हमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, थ्रूपुट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस P1 को रन कराएंगे क्योंकि अराइव हो रहा है 0 पे एंड इसको रन कराएंगे हम लोग 4 मिलीसेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि हमें टाइम काउंटर 4 मिलीसेकंड दिया। इसको कट करके इसको कर देंगे 5। सो P1 आ चुका है एंड चलेगा 4 मिलीसेकंड के लिए। 4 मिलीसेकंड के टाइम स्पैन तक कौन से प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में आ चुके हैं, वो है P1, P2, P3। क्योंकि सबसे पहले 0 आ गया P1 के लिए, देन 2 पे आ रहा है P2 एंड आखिर में जो 4 है 4 पे आ रहा है P3।
लेकिन अभी हमारा प्रोसेस P1 जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम लोग वापस से रेडी क्यू में लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद रन कराएंगे प्रोसेस P2 को, क्योंकि ये रेडी क्यू में सेकंड नंबर पे है। अब हमारे पास टाइम क्वांटम जो 4 मिली सेकंड का दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट रन में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको कट करके 0 कर देंगे। ये आ जाएगा P2, 8 मिली सेकंड तक चल रहा होगा। P2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चेक करेंगे P3 को चाहिए 7 मिली सेकंड, लेकिन हमारे पास टाइम क्वांटम जो 4 मिली सेकंड का है, तो ये 4 मिली सेकंड तक ही चलेगा। तो P3 को हमने रन करा दिया 12 मिली सेकंड तक। उसके बाद P3 कंप्लीट हो गया, लेकिन P3 अब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो P3 को वापस लिख लेंगे और इसको कट करके कर देंगे 3, क्योंकि 4 मिली सेकंड तक रन करा है। 4 - 7 3। इसके बाद हमें P1 को रन कराना है फिर से, तो P1 को रन करा दिया। 4 मिली सेकंड का टाइम क्वांटम है, लेकिन हमें चाहिए 5, तो ये एक बच रहा होगा। इसको हम लोग रन करा देंगे 16 तक। P1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके लिए 1 मिली सेकंड का अभी भी टाइम स्पेंड हमें चाहिए, तो हम लोग P1 को वापस लिख लेंगे। इसके बाद हमें रन कराना है P3 के लिए क्या चाहिए हमें 3 मिली सेकेंड। सो 16 + 3 ये हो जाएगा 19। P3 रन हो गया, ये कंप्लीट हो गया पूरा, ये 0। एंड हमें 1 मिली सेकेंड का P1 के लिए टाइम स्पेंड चाहिए। सो यहाँ पर P1 20। अभी हम लोग कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करेंगे। P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 20, तो 20 लिख लेंगे। P2 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 8, तो 8 लिख लेंगे। एंड P3 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है 19, तो 19 लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे TAT, जिससे हम लोग बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। इसका जो फॉर्मूला होता है CT - 80, तो CT - 80, 20 - 0 20, 8 - 2 6, 19 - 4 ये हो जाएगा 15। वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला था TAT - BT, सो TAT - BT जो लेंगे ओरिजिनल वाले लेंगे, जैसे यहाँ 9 4 7 ओरिजिनल वाले ना वो। सो 20 - 9 ये हो जाएगा 11, 6 - 4 ये हो जाएगा 2, 15 - 7 ये हो जाएगा 8। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम, जिसका फॉर्मूला था टोटल वेटिंग टाइम अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेसेस। सो टोटल वेटिंग टाइम यहाँ मैंने कैलकुलेट कर लिया, जो आता है 21। कैसा है 11 + 2 + 8 21। नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास कितने 3 1 2 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7 मिली सेकेंड। देन हम लोग एवरेज TAT कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला था टोटल TAT, जो कि है 41। नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास 3 है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 13.6 मिली सेकेंड। अभी हमें कैलकुलेट करना है थ्रूपुट का फॉर्मूला नंबर ऑफ प्रोसेस, जो कि हमारे पास 3 है। एंड टोटल टाइम जो लिया कंप्लीट होने में वो है 20 मिली सेकेंड। ये आ गया हमारा थ्रूपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम के ऊपर, जिसमें हमें दिया हुआ है प्रोसेसेस, एलोकेशन, मैक्स नीड, अवेलेबल एंड हमें नीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसमें हमें चेक करना है सिस्टम जो वो सेफ है या अनसेफ है। इसमें एक और स्टेटमेंट दी है, टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज A = 10, B = 5 एंड C = 7। ये स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, इस पर ध्यान ना दें, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें नीड कैलकुलेट करना है। नीड कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। तो हम लोग सबसे पहले P0 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो 7 - 0 7, 5 - 1 4, 3 - 0 3। ओके, ऐसे ही हमें सबका कैलकुलेट करना है। 3 - 2 1, 2 - 0 2, ये भी 2 रहेगा। उसके बाद 9 - 3 6, 0 - 0 0, 2 - 2 0। यहाँ पर मैंने सारे सेफ नीड्स कैलकुलेट कर लिए। अभी हम लोग सेफ सीक्वेंस कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए जो हमारी नीड है वो अवेलेबल के इक्वल या उससे कम होनी चाहिए। सो हम लोग उसके अकॉर्डिंग इसे सेफ सीक्वेंस में पुट करेंगे। सबसे पहले P0 को चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि A को चाहिए 7 एंड हमारे पास A कितने हैं 3, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा। हम लोग चेक करेंगे P1। सो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास अवेलेबल में 3 है, इसे चाहिए 1, B में भी 3 है, इसे चाहिए 2 एंड C में भी 2 है, इसे चाहिए 2, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। सो जो भी इसके पास एलोकेटेड है इसे हम लोग फ्री कर देंगे। सो 3 + 2 ये कितना हो जाएगा 5, बाकी 0 0 है, तो ये 3 2 एज इट इज़ आएगा। एंड सेफ सीक्वेंस में सबसे पहले आएगा P1। देन नेक्स्ट हम लोग P2 को चेक करेंगे। P2 को चाहिए A में 6, हमारे पास 5 भी है, तो ये तो रन नहीं होगा। देन हम लोग P3 चेक करेंगे। P3 को चाहिए 0 1 1 एंड हमारे पास अवेलेबल भी है सारे, तो हम लोग क्या करेंगे P3 के जो भी एलोकेटेड है ऐसे फ्री कर देंगे। सो 5 + 2 ये हो जाएगा 7, देन 1 1 है, तो ये 3 + 1 4, 2 + 1 3। P3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। P3 को हम लोग सेफ सीक्वेंस में ऐड कर देंगे।
उसके बाद P4 चेक करेंगे, P4 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि जो नीड है वो कम है, एज वेल एज हमारे पास अवेलेबल जो है वो ज़्यादा है। तो इसके बाद भी जो फ्री एलोकेटेड है उसे फ्री कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 4 2 + 3, ये हो जाएगा 5। P4 को भी ऐड कर लेंगे सेम सीक्वेंस में। उसके बाद हम लोग P5 चेक करेंगे, हाँ ये भी रन हो जाएगा क्योंकि हमें चाहिए 2 1 2 एंड अवेलेबल है हमारे पास 7 4 5। एलोकेटेड को हम लोग फ्री कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 2 + 4 6 0 + 5 5। P5 को हमने ऐड कर दिया। इसके बाद बनता है P0 एंड P2। सबसे पहले P0 को हम लोग रन कराएंगे। सो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि हमें नीड है 7 4 3 की, एंड अवेलेबल है हमारे पास 8 6 5। एंड इसका जो भी एलोकेटेड है इसे हम लोग फ्री कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 7 5 से हो गया P0। एंड देन आखिरी में P2 भी रन हो जाएगा क्योंकि इसे चाहिए बस 6, एंड हमारे पास अभी है हमारे पास 8, सो P2 भी रन हो जाएगा। जो भी इसके पास एलोकेटेड है उसे हम लोग फ्री कर देंगे, 3 0 2, सो हो जाएगा 11 7 7। सो जो सेफ स्टेट है वो कुछ इस तरीके से बन रही होगी, एंड इसके थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ये स्ट्रिंग, इसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स हमें दिए है 3, एंड हमें LRU का यूज़ करके पेज फॉल्ट एज वेल एज फाइनल कंटेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेम में ऐड करेंगे 1 पहले से नहीं था ये तो पेज फॉल्ट हो गया। फिर हम लोग ऐड करेंगे 2 भी पहले से नहीं था तो ये भी पेज फॉल्ट हो गया। 3 को भी ऐड कर देंगे, पेज फॉल्ट हो गया। इसके बाद 4 ऐड करना है। LRU में हमें पता है पूरा बैक तक ट्रैवर्स करना होता है, जो सबसे लास्ट में है हम उसे रिप्लेस करते हैं। सो हमें क्या करना है, अभी 4 को ऐड करना है। सो 3 2 1 में से लास्ट में क्या है 1, सो हम लोग 1 को रिप्लेस करेंगे। पहले से नहीं था 4 तो ये हो गया पेज फॉल्ट। अब 1 को इसमें ऐड करना है, 1 है क्या, नहीं है। सो हम लोग बैक तक ट्रैवर्स करेंगे, चेक करेंगे सबसे लास्ट में क्या है 2, तो 2 को रिप्लेस कर देंगे। 1 पहले से नहीं था तो ये पेज फॉल्ट हो गया। देन चेक करेंगे 2 है क्या, 2 भी नहीं है। बैक तक फिर से ट्रैवर्स करेंगे, 1 4 3 लास्ट में आया, पेज फॉल्ट हो गया। देन 5 भी नहीं है, एंड देख सकते हैं 2 पहला है उसके बाद 1, एंड सबसे आखिरी में आया 4, तो 4 को रिप्लेस कर देंगे, पेज फॉल्ट क्योंकि ये पहले से नहीं था। देन 1 हमारे पास पहले से तो ये हिट हो जाएगा, 2 1 5 एज इट इज़ रहेगा। देन हम लोग चेक करेंगे 2 भी है तो वापस से फ्रेम कॉपी कर लेंगे, एंड ये भी हिट हो जाएगा। देन 3, अब 3 तो नहीं है हमारे पास, तो हम लोग वापस से बैक तक पूरा ट्रैवर्स करेंगे, चेक करेंगे 2 1 5 में से लास्ट में कौन आया, 2 अभी आया, उसके बाद 1 एंड लास्ट में आया 5, तो 5 को रिप्लेस कर देंगे। सो 3 1 2, ये पेज फॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे 4 भी नहीं है, लास्ट तक वापस ट्रैवर्स करेंगे, चेक करेंगे 2 1 3 में से सबसे लास्ट में क्या आया, 3 अभी आया, 2 उसके बाद आया, एंड 1 सबसे लास्ट में आया, तो हम लोग 1 से रिप्लेस कर देंगे। ये भी पहले से नहीं था तो ये पेज फॉल्ट हो गया। देन चेक करेंगे 5 भी नहीं है हमारे पास, 4 3 2 में से 2 लास्ट में आया है तो 2 को रिप्लेस कर देंगे, ये हो गया पेज फॉल्ट। देन 3 तो हमारे पास पहले से, तो फ्रेम को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, इसे हिट मार्क करेंगे, एंड देन 2 चेक करेंगे, 2 भी नहीं है, 3 5 4 लास्ट में आया तो 4 से रिप्लेस कर देंगे इसे, 5 2 3, एंड ये पेज फॉल्ट हो गया। सो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अभी हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो पेज फॉल्ट जो है हमारे वो है 11, एंड फाइनल कंटेंट जो है वो है ये। सो इसको हम लोग लिख लेंगे 5 2 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमें ये स्ट्रिंग, इनिशियल हेड दिया है हमारा 101, सो आप मतलब 101 से शुरू होगा, डायरेक्शन दिया है लेफ्ट, एंड हम लोग यूज़ करने वाले स्कैन अल्गो का। हमें पता है स्कैन में क्या होता है, जो भी डायरेक्शन दिए उसके एंड तक हमें ट्रैवर्स करना होता है, ठीक है। तो हम लोग 101 से शुरू करते हैं, सबसे पहली वैल्यू हमें क्या मिल रही है 45, सो हम लोग 45 से कनेक्ट कर लेंगे। हम लोग लेफ्ट के टूवर्ड्स मूव क्यों करें, क्योंकि हमें डायरेक्शन लेफ्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। देन हम लोग 45 से 41 को कनेक्ट कर लेंगे,
देन 41 से 39 कनेक्ट कर लेंगे, 39 से 35 कनेक्ट कर लेंगे, 35 से 10 एंड एट दी एंड हमें एंड तक ट्रैवल्स करना है तो हम लोग 0 को भी कनेक्ट कर लेंगे। देन हम लोग ट्रैवल्स कर रहे होंगे 0 से लेकर 130 तक एंड एट दी एंड 150। अभी हमें सीक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कर रहे होगे, हम लोग एंड पॉइंट्स का यूज़ करेंगे। तो सीक डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमारा बन रहा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 101 माइनस 0 प्लस 150 माइनस 0, सो ये आ जाएगा 251 यूनिट्स।